आईबीपीएस आरआरबी 2024 का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, चाहे हम ऑफिसर स्केल 1 एग्जाम की बात करें, चाहे ऑफिसर असिस्टेंट की बात करें, 3 अगस्त 2024 से प्रीलिम का एग्जाम शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सिलेबस अब तक कंप्लीट हो चुका होगा आपका और मॉक टेस्ट भी आप पैरेलली अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का ये मतलब नहीं होता है कि फॉर्मेलिटी दिखाई जाए कि एक मॉक टेस्ट लगा लिया, 2 मॉक टेस्ट लगा लिए। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये रहता है कि जितने आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उनमें से एक्यूरेट कितने निकल के आ रहे हैं, कितने सही हैं। जहां पर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस भी लेना होता है। तो मॉक टेस्ट देने का मतलब एक्चुअल में यही रहता है, क्योंकि इस स्टेज पे आके मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चंस जो हैं वो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं, गलत बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने, और लालच में तो बिल्कुल भी नहीं आना कि अगर आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं तो मैं 40 के 40 अटेम्प्ट कर लूं, 40 क्वांट्स के हैं तो 40 के 40 अटेम्प्ट कर लूं। नहीं, क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ कीजिए जो आपको आते हों। जहां पर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि एक्यूरेसी अगर आप रखेंगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका प्रीलिम का एग्जाम कैसे क्रैक हो गया। ओके, तो काफी स्टूडेंट्स के नजरिए से अगर मैं देखूं कि उनको अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना आ रहा, क्योंकि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए पहले आपकी डिसीजन मेकिंग जरूरी है हर एक टॉपिक को लेके। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज जो है एक मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का मेमोरी बेस्ड। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम इस मॉक टेस्ट के अंदर, इस सेशन के अंदर, कि जो भी आपको एग्जाम में या मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिल भी रहे होंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस, उसमें हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और यहां पर यह नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन आया मैं आपको फट से ही सॉल्व करने के लिए यहां पर रेडी करवा रहा हूं कि जो भी आया साथ के साथ कर दो। नहीं, यहां पर डिसीजन मेकिंग मैटर करेगी। ये लगा के चलिए कि आपको 18 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही आपको रीजनिंग का सेक्शन जो है वो कंप्लीट करना होता है। ज्यादा टाइम हम 25 से 27 मिनट जो है वो क्वांट सेक्शन के लिए रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटिव आ सकता है, बट रीजनिंग के लिए हम 18 से 20 मिनट ही रखेंगे। ओके, चलिए, तो यहां पर डिसीजन मेकिंग कैसे बनानी है, कुछ एक टाइप्स को लेके आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको इसे अटेम्प्ट करना है या पहले अटेम्प्ट करना है या बाद में अटेम्प्ट करना है। मतलब कि जो आपका ओवरऑल मॉक टेस्ट की अटेम्प्टिंग रहेगी या जो रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करने आप जा रहे हैं, वो हमेशा आपको 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको लगता है कि इजी भी हैं, और अगर आपने उस क्वेश्चन को उठाया और आपका 100% एक्यूरेसी के साथ वो सोल्व होगा ही होगा। सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं। टाइम कंज्यूमिंग में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स आते हैं, आपको भी पता है, सिटिंग और पजल। तो जितने भी सिटिंग और पजल के क्वेश्चंस हैं वो हमेशा सेकेंड राउंड में जाके अटेम्प्ट करने हैं आपको, फर्स्ट राउंड में कभी भी अटेम्प्ट नहीं करने। रीजन, क्वेश्चन के किसी भी ऊपर शक्ल पे नहीं लिखा होगा कि हाँ मैं आसान हूं मुझे आके अटेम्प्ट कीजिए, मैं टफ हूं मुझे बाद में अटेम्प्ट कीजिए। वो डिसीजन मेकिंग सिर्फ आपकी होगी। ओके, तो क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट कीजिए फर्स्ट राउंड में जो आपको लगते हैं इजी हो सकते हैं, और आप एक्यूरेसली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर भी सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ। सेकेंड राउंड में डिसीजन मेकिंग आपकी है। अब जरूरी नहीं है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, या तीसरे कैंडिडेट का भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू हो। कईयों को कोई टॉपिक इजी लगता है, कईयों को कोई टॉपिक आसान लगता है, कईयों को टफ लगता है। तो अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन बनाने हैं आपको। फर्स्ट राउंड में कौन से करने हैं, सेकंड राउंड में कौन से करने हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। बाकी मैं आपकी प्रॉपरली हेल्प करूंगा कि किस तरह से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप इन चीजों को अप्लाई कर लेते हैं तो एक्चुअल एग्जाम के अंदर जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्टिंग में ही आपको सिटिंग पजल देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। नहीं करना, मार्क एज रिव्यू करके चलिए,
बॉक्स बेस्ड पजल है, इसको हम सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि इजी है, टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे नहीं पता, हम सेकेंड राउंड के अंदर छोड़ के चलेंगे। फर्स्ट राउंड में इसे कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। चलो देखते ही अटेम्प्ट करो सिलोजिज्म के क्वेश्चन। तो क्या डाटा गिवन है यहां पर, ऑल फ्लूट्स आर पियानोज, सारी की सारी फ्लूट्स जो हैं वो पियानोज का पार्ट है। उसके बाद केवल कुछ ही पियानोज जो हैं वो ड्रम्स हैं, ओनली अ फ्यू, केवल और केवल कुछ ही पियानोज ऐसे हैं जो ड्रम्स का हिस्सा है, मतलब रिमेनिंग पियानोज जो है वो ड्रम्स का पार्ट नहीं है। नो ड्रम इज वायलिन, कोई भी हिस्सा ड्रम का जो है वो वायलिन नहीं है। तो पहला निष्कर्ष देखिए यहां पर क्या कहता है, कहता सम फ्लूट आर ड्रम्स, क्या कुछ हिस्सा फ्लूट का ड्रम के अंदर अवेलेबल है। श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन है, तो इसकी हमें क्लियरिटी नहीं गिवन, ये डाउटफुल केस है। सम पियानोज आर नॉट वायलिन, कुछ हिस्सा पियानोज का वायलिन नहीं है। अब देखो नेगेटिव रिलेशन किस किस के बीच में है, ड्रम्स और वायलिन के बीच में। ड्रम्स वायलिन्स नहीं है तो ड्रम्स के अंदर जो पोर्शन पियानोज का आ रहा था वो भी वायलिन नहीं है। तो सम पियानोज आर नॉट वायलिन के केस में हमें कुछ हिस्सा पियानोज का ऐसा अवेलेबल हुआ जो वायलिन के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था। तो मतलब यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर कीवीज, केवल कुछ ही हिस्सा एप्पल का ऐसा है जो कीवीज बन के बैठे हैं, मतलब के रिमेनिंग पोर्शन एप्पल्स का कीवीज नहीं है। उसके बाद गिवन है, कहता सभी कीवीज जो हैं वो बनानास हैं, सारी की सारी कीवीज किसका पार्ट है, बनानास का। एंड ओनली बनानास आर ग्रेप्स, केवल बनानास ही हैं जो ग्रेप्स हैं। तो ओनली का केस आपको पता ही है, ऑल से कनेक्टेड है, बट ग्रेप्स और बनानास आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ऑल ग्रेप्स आर बनानास। तो इसका मतलब क्या है ओनली के केस में, कि ओनली बनानास ही हैं जो ग्रेप्स का हिस्सा है, ग्रेप्स का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होने वाला। ओके, तो वेन डायग्राम केयरफुली आपको ड्रॉ करना है। तो पहला निष्कर्ष देखिए क्या कहते हैं यहां पर, कहता है सम एप्पल्स आर बनानास, कुछ ही हिस्सा ऐसा है एप्पल्स का जो बनानास बन के बैठे हैं। जहां बिल्कुल ठीक है, कौन सा, जो पोर्शन एप्पल का कीवी के अंदर है, क्योंकि कुछ एप्पल कीवी हैं और सभी कीवीज क्या बन के बैठे हैं, बनानास। जब सारे ही कीवीज बनानास का पार्ट बन चुके हैं तो कीवीज के अंदर जो पोर्शन एप्पल का आ रहा है वो भी तो कीवी या बनाना का ही पार्ट होगा। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है आपका। दूसरा क्या कहता है, कहता सम ग्रेप्स आर नॉट कीवी, कुछ हिस्सा ग्रेप का कीवी नहीं है, तो यह भी बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे इसमें तो डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन अवेलेबल नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है क्योंकि आपको स्टेटमेंट ओनली से रिलेटेड गिवन थी कि केवल कुछ ही केवल बनानास ही हैं जो ग्रेप्स का पार्ट है, मतलब ग्रेप्स का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहां पर आ जाता नो ग्रेप्स इज अ कीवी, कोई भी हिस्सा ग्रेप का कीवी नहीं है, तो भी सही है। नो ग्रेप इज एप्पल, कोई भी हिस्सा ग्रेप का एप्पल नहीं है, वो भी सही है। जब नो वाला रिलेशन सही है तो सम नोट भी तो नो का ही पार्ट हुआ। तो यहां आंसर रहेगा बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। देखो जहां कहीं भी आप का कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पार्ट रहेगा ना, तो वो इस तरह के कंक्लूजन में रहेगा जो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो हर चीज के लिए रेडी रहिएगा। अगर आपके यहां पर कंसेप्ट्स लैक कर रहे हैं तो इनको ओवरकम कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कहता ऑल माउस आर कीबोर्ड, सभी के सभी माउस का पार्ट जो है वो क्या बन के बैठे हैं, कीबोर्ड बन के बैठे हैं। नेक्स्ट कहता है सभी कीबोर्ड्स जो हैं वो मॉनिटर्स हैं, सभी कीबोर्ड का पार्ट जो है वो मॉनिटर बन के बैठा है। ठीक है, और ये माउस का पार्ट था। अगला, नो मॉनिटर इज प्रिंटर, कोई भी हिस्सा मॉनिटर का जो है वो प्रिंटर नहीं है। निष्कर्ष देखिए क्या कहते हैं, कहता है सम माउस आर मॉनिटर्स, कुछ हिस्सा माउस का मॉनिटर है। जब सारे माउसेस ही मॉनिटर बन के बैठे हैं तो सम भी तो ऑल का पार्ट हुआ। सम प्रिंटर कैन बी मॉनिटर्स, पॉसिबिलिटी केस, सम प्रिंटर्स कैन बी कीबोर्ड, सॉरी, क्या कुछ हिस्सा प्रिंटर का कीबोर्ड हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, नो का कंक्लूजन आपको किस किस के बीच में अवेलेबल था, मॉनिटर और प्रिंटर के बीच में, कि कोई भी हिस्सा मॉनिटर का प्रिंटर नहीं है। मॉनिटर प्रिंटर नहीं है तो प्रिंटर भी मॉनिटर नहीं है। अगर प्रिंटर मॉनिटर नहीं है या मॉनिटर प्रिंटर नहीं है तो कीबोर्ड और माउस भी प्रिंटर का पार्ट नहीं है। इनके साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं, क्योंकि माउस और कीबोर्ड तो अल्टीमेटली मॉनिटर का ही हिस्सा है ना। तो यहां पर प्रिंटर भी कीबोर्ड नहीं है। जब कोई भी प्रिंटर का पार्ट कीबोर्ड है ही नहीं तो कुछ प्रिंटर कीबोर्ड कहां से हो जाएंगे, इससे तो आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी।
तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, फॉल्स। आंसर वुड बी ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, नो फिल्म इज अ राइटर, कोई भी हिस्सा फिल्म का जो है वो राइटर नहीं है। ओनली अ फ्यू राइटर्स आर डायरेक्टर, केवल कुछ ही हिस्सा राइटर्स का ऐसा है जो डायरेक्टर्स बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग पोर्शन राइटर्स का डायरेक्टर्स नहीं है। ओनली अ फ्यू का केस था, और सभी के सभी डायरेक्टर्स जो हैं वो एक्टर्स का पार्ट है। चलिए पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कहता है सम डायरेक्टर्स आर नॉट फिल्म्स, कुछ हिस्सा डायरेक्टर का फिल्म्स नहीं है। फिर से देखिएगा, कोई भी हिस्सा फिल्म का राइटर नहीं है तो राइटर्स भी फिल्म नहीं है। अगर कोई भी हिस्सा राइटर का फिल्म नहीं है तो जो पोर्शन डायरेक्टर का राइटर के अंदर आके बैठा हुआ है वो भी फिल्म्स नहीं है। सम नोट का केस सही है। नो एक्टर इज अ फिल्म, तो कोई भी हिस्सा एक्टर का फिल्म नहीं है, तो उसके लिए आपको एक्टर और फिल्म में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन अवेलेबल होना चाहिए था। विजिबल नहीं है ऐसा कुछ भी, तो आपका दूसरा निष्कर्ष गलत। यहां पर भी उत्तर क्या रहेगा, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलो आगे आइए। फिर से पजल बेस्ड क्वेश्चंस है, नहीं करना, सेकेंड राउंड के लिए होल्ड पे रख के चलिए। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स का केस है, देखते ही अटेम्प्ट करो, फ्री के नंबर्स होंगे। तो यहां पर आपको क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का नेचर देख के ही, कि इसके अंडर 3 से 5 क्वेश्चन का सेट रहेगा। अगर एक ही स्क्रीन के ऊपर इस तरह का सेट अवेलेबल हो और क्वेश्चन गिवन हो, मतलब वो एक ही नंबर का क्वेश्चन है। ये आपने प्रैक्टिस के दौरान एनालाइज कर लिया होगा। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और राइट साइड पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो मतलब ये 3 से 5 क्वेश्चन का सेट हो सकता है। पूरी स्क्रीन पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मतलब वो सिंगल क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। चलो अटेम्प्ट करने का तरीका, सबसे पहले आपको हर वर्ड का कोड यहां पर डिटरमिन कर लेना है। तो यहां पर सबसे पहले उस वर्ड को कैच कीजिए जो मोर देन 2 स्टेटमेंट्स में कॉमन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टूवर्ड्स वर्ड की, ये देखो टूवर्ड्स आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कॉमन आ रहा है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में देखो HU कॉमन आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो यहां पर टूवर्ड्स का कोड क्या हो गया, HU। आपको ये नोट डाउन ही करने हैं। ठीक है, ये सारे नोट डाउन करने हैं, लिख के रखने हैं, यहां से नहीं देखना। नोट कर सकते हैं तो इसको, कईयों की हैबिट होती है कि इसको लिख के देखते हैं, तो आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना। जैसे स्टॉर्म, न्यू, विंड ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, न्यू, विंड, टूवर्ड्स। वो लिखने की अप्रोच आपकी खुद की होगी। इसको डिटेल में लिख के आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, चलो तो पूरे का पूरा कभी भी नहीं लिखना, सिर्फ हर वर्ड के पहले 2 या 3 लेटर्स को लिख के रख लीजिए, ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिए और कौन से वर्ड्स कॉमन है। जैसे कि आपका विंड वर्ड देखिए, विंड आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में देखिए कौन सा कॉमन है, XF यहां नहीं है, BF कॉमन आ रहा है, ये देखो। तो विंड का कोड यहां पर क्या हो गया, BF। उसके बाद देखिए वर्ड्स और कौन से कॉमन है, क्या न्यू कहीं कॉमन आ रहा है, ये देखिए न्यू आपका फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन कौन सा आ रहा है, XF। तो यहां पर न्यू का कोड हो गया XF। अगर न्यू का कोड XF है तो पता चल गया स्ट्रॉम का कोड क्या यहां पर होगा, GO। अगर स्ट्रॉम का कोड GO है तो कॉर्नर का भी कोड पता चल गया, दैट इज HH। चैप्टर का भी कोड पता चल गया, DM। तो फोन और अराउंड का कोड क्या रहेगा, DM और CH में से कोई एक। ऐसा कैसे होगा पॉसिबल, नहीं, फोन यहां पर पेंडिंग था, ये देखो फोन आपका थर्ड और फोर्थ में कॉमन है, तो थर्ड और फोर्थ में कॉमन कौन सा है, DM। ठीक है, तो ये फोन का कोड हो गया। बाकी हर स्टेटमेंट में देखिए एक एक वर्ड गिवन है, एक एक कोड अवेलेबल है, वहां से डायरेक्टली उठा लेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, कहता है कोड फॉर टूवर्ड्स। हाँ जी, टूवर्ड्स का कोड क्या है, HU। क्वेश्चन तो बहुत इजी लगेंगे, तो इसलिए सबसे पहले हर वर्ड का कोड निकाल के रख लो। ये नहीं करना कि आपने पहले क्वेश्चन का देखा क्या वर्ड का कोड है, पहले वो कोड निकालने बैठे, फिर दूसरे में चैप्टर पूछा है, फिर चैप्टर का कोड निकालने बैठे। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन का ही सेट अवेलेबल होगा। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन ये पक्का आएंगे आपको फॉर श्योर। और 5 क्वेश्चन में सपोज इस पूरे क्वेश्चन में आपके 10 वर्ड्स हैं, तो 10 में से 8 वर्ड्स तो पक्का पूछने ही जाने वाले हैं आपको। तो बार बार ट्रैवल करने की बजाय हर वर्ड का कोड पहले ही डिटरमिन करके रख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम सेविंग क्वेश्चन रहेगा फिर ये। चलो किसका पूछा गया था, चैप्टर का कोड क्या है, हाँ जी चैप्टर का कोड। तो चैप्टर वर्ड यहां पर कॉमन है, उसके अकॉर्डिंगली कोड कौन सा कॉमन था यहां पर, QT, क्योंकि चैप्टर कहीं भी कॉमन नहीं था। तो QT जो है आपका आंसर रहेगा। CH हमें बताना है किसके लिए कोड है, निम्न में से, हाँ जी CH।
तो सी एच देखिए यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट का पार्ट है, तो फोर्थ स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड पेंडिंग रहा? अराउंड। तो अराउंड का कोड होगा सी एच, या सी एच जो है वो अराउंड का कोड है। कोड फॉर फोन न्यू कॉर्नर, इन तीनों का कोड हमें डिटरमिन करना है। हाँ जी, फोन का कोड हमने डिटरमिन कर रखा था, दैट इज डीएम। न्यू का कोड भी हमने निकाल के रखा हुआ था, दैट इज एक्सएफ। और कॉर्नर का कोड देखिए यहां पर, देखिए कॉर्नर का कोड यहां पर क्या रहेगा? एच एच। ठीक है, एच एच। तो बस यही तीनों के तीनों कोड्स आपको चेक करने हैं ऑप्शन के थ्रू, डीएम एक्सएफ डबल एच, डीएम एक्सएफ डबल एच। ये शफल्ड हो सकते हैं। अगर आपको रिस्पेक्टिवली टर्म आई तो आपको ये सीक्वेंस वाइज चेक करने हैं। आपको रिस्पेक्टिवली वर्ड कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। रिस्पेक्टिवली हिंदी में बात करें क्रमश, तो आपको ये शफल्ड फॉर्म में ऑप्शन में अवेलेबल हो सकते हैं। चाहे पहले एच एच होता बाद में डीएम एक्सएफ होते चलेगा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली टर्म नहीं दी गई ना। तो रिस्पेक्टिवली या क्रमश शब्द आए तो ही आपको सीक्वेंस वाइज ऑप्शन में चेक करना है, अदरवाइज नहीं। एक्सएफ हमें बताना है किसके लिए कोड है, अभी तो डिस्कस किया था, वो न्यू का कोड है। क्लियर है? तो ये 5 नंबर आपके फ्री के बनेंगे। अगला इनइक्वालिटीज का केस देखते ही अटेम्प्ट करो, और कोशिश करना है ओरली हो। जैसे मुझे n ग्रेटर देन b चाहिए, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट मर्ज मत करने बैठना कि क्लब करने बैठ गए, नहीं करना ऐसा। मुझे n ग्रेटर देन b चाहिए। देखिए n आपका सेकंड स्टेटमेंट का पार्ट है, b आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का पार्ट है। कॉमन कौन है यहां पर? u। अगर n u के इक्वलेंट है, बराबर है, तो मैं ये भी कह सकता हूं मुझे u ग्रेटर देन b चाहिए। तो u ग्रेटर देन b, साइन का फेस u की तरफ ओपन होना चाहिए। देखो u ग्रेटर देन b वैलिड बन रहा है। d ग्रेटर देन q की बात करते हैं। हाँ जी, q यहां पर है, d यहां पर है, कॉमन कौन है यहां पर? u। तो d इक्वल टू u, तो मैं इस u को d के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। तो देखिए d अगर n के बराबर है तो d n की जगह आ जाएगा। फिर से d ग्रेटर देन q भी बना, तो यहां पर बोथ दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। तो ये आपको टास्क ऑन स्क्रीन ही करना है, रादर के आप ये पूरी इक्वेशन को इस तरह से मर्ज करने बैठेंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये चीजें कर रहे हैं ना, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, क्योंकि ये फ्री के नंबर देता है। कम से कम टाइम में सबसे जल्दी सोल्व होने वाला एक ही टाइप का क्वेश्चन, दैट इज इनइक्वालिटीज। सबसे कम टाइम लेगा ये आपका, तो उसके लिए आपको ऑन स्क्रीन ही करना होगा सारे का सारा काम। कनेक्शन बनाने आने चाहिए विद इन द पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे L ग्रेटर देन इक्वल टू R चाहिए। अब देखो L कहां पर है, R कहां पर है? ये देखो इधर L है, R इधर आ रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन है? चेक कर लो पहले तो। दोनों में कॉमन कोई दिखा? नहीं। यहां पर EPLTSRON कॉमन देखो कोई भी नहीं है। अब L यहां पर है, R यहां पर है, ये तो फॉल्स ही हो गया क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। फिर आपको गिवन है O ग्रेटर देन L, O यहां पर है, L यहां पर है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर आप आंसर क्या मार्क करेंगे? नाइदर नोर। गलत आंसर होगा आइदर और। आप जब भी इक्वल टू का रिलेशन गिवन होगा आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उसको कंसीडर जरूर करके चलिएगा। 10 में से 8 कैंडिडेट जल्दबाजी में ये नाइदर नोर मार्क करेंगे, हालांकि उत्तर क्या है यहां पर? आइदर और का। रीजन, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए R किसके बराबर आ रहा है? O के बराबर आ रहा है। तो जो रिलेशन R बनाएगा बाकी पैरामीटर के साथ, वही रिलेशन O को भी बनाना होगा बाकी पैरामीटर के साथ। तो यहां पर R को हटा के O लिखो या इस O को हटा के R लिखो, बात तो एक ही होगी। तो मैं R और L के रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स का पार्ट है, कनेक्ट नहीं हो पा रही ना स्टेटमेंट। तो मतलब कि L ग्रेटर देन इक्वल टू R ये भी गलत है, और अगर मैं बात करूं L लेस देन R वो भी गलत है। अब पूरे चैप्टर में देखा जाए हम इन्हीं साइंस के साथ ही तो खेलते हैं। तो जब पैरामीटर सेम हो और दोनों के दोनों गलत हो, हम क्या करते हैं? आइदर और का पेयर चेक करने के लिए दोनों को क्लब कर देंगे। दोनों को जब हम क्लब करेंगे तो आपका L और R के बीच में ये रिलेशन बनेगा। तो इसमें सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप इसमें नाइदर नोर बनाते हो ना, कि ना ये सही है ना ये ही सही है, मतलब इसका क्या हुआ? ना तो L ग्रेटर देन R है, ना L लेस देन R है, ना इक्वल है, ना ग्रेटर इक्वल है, ना लेस देन इक्वल टू है। मतलब L और R में है क्या रिलेशन? तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है ना आपके पास कि x इक्वल टू वाई है, या x और y में कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। तो हमें इसे आइदर और का पेयर बना के इस सेंस को मेंटेन करवाना है। समझ में आई बात? तो कुछ ना कुछ तो वैलिड मानना पड़ेगा, या तो उनमें कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। तो हमें यहां पर कौन सा पेयर बनाना है? हमेशा आइदर और का। तो इक्वल टू के साइन को जरूर यूटिलाइज किया कीजिए।
ये काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, जल्दबाजी में आंसर भी गलत मार्क करके आओगे आप। नेक्स्ट देखिए, के ग्रेटर देन क्यू, के यहां पार्ट है, क्यू यहां पर पार्ट है, जे दोनों में कॉमन है। ये देखो, अगर मैं यहां पर जे ग्रेटर देन क्यू के लगा दूं, जे ग्रेटर देन क्यू लगा दूं, तो क्यू और के से साइन अपोज हो रहे हैं। साइन का फेस किसकी तरफ ओपन होना चाहिए था? के की तरफ, बट यहां पर के से जे ट्रेवल करेंगे तो साइन का फेस जे की तरफ ओपन है, के की तरफ ओपन होना चाहिए था, तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा कहता है एन ग्रेटर देन क्यू, तो एन से लेके क्यू तक ट्रेवल करना है सिंगल साइन के साथ, तो वो सिंगल साइन अवेलेबल था। जब भी सिंगल साइन अवेलेबल है किन्हीं भी दो पैरामीटर्स के केस में, तो सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन ही ट्रू होता है, तो यहां आंसर रहेगा ओनली सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट, ये भी फर्स्ट राउंड के अंदर ही अटेम्प्ट करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट को जज करना है। देखो यहां पर आपको एक संख्या दी गई है, 8 से 10 डिजिट की होगी, अंकों की होगी, 8-9 अंकों की है। हाँ, कहता इफ ओड डिजिट्स आर सब्ट्रैक्टेड बाय 1, कि जितने भी विषम अंक हैं उनमें से एक कम कर दिया जाए, और जितने भी इवन डिजिट्स हैं, सम अंक हैं, उसमें क्या कर दिया जाए? 2 बढ़ा दिया जाए, या कम कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। सम अंक में एक कम करना है, विषम अंकों में विषम अंकों में एक संख्या कम करनी है, सम अंकों में 2-2 नंबर कम करने हैं, 2 संख्याएं कम करनी है। ठीक है, कहता व्हाट विल बी द सम ऑफ, रिक्वायरमेंट को फोकस करना है आपको, सारी की सारी चेंजेस अप्लाई नहीं करनी है, पहले करने का तरीका देखिए। कहता व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स व्हिच आर सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द न्यू अरेंजमेंट दस फॉर्म्ड। कहता जब भी आप ये चेंजेस अप्लाई कर देंगे, तो जो बाईं ओर से नई व्यवस्था के अंदर बाईं ओर से दूसरा, चौथा और छठा अंक जो होगा, उनका योग आपको ज्ञात करना है। अब देखो इसको करना कैसे है। हमारे पास गिवन है 47, 94, 86, 553, ये संख्या गिवन थी। अब टारगेट किस किस को किया गया है? दूसरी, चौथी और छठे अंक को, तो सिर्फ दूसरे, चौथे और छठे अंक में ही चेंजेस लेके आओ, दैट्स इट। दूसरा अंक है ऑड, ऑड में क्या करना है? एक कम करना है, और सम अंकों में क्या करना है? 2-2 बढ़ा देने हैं, तो इसका आपको योग ज्ञात करना था। तो 6, 6, 12 और 8 कितना हो गया? जस्ट अ सेकेंड, अरे 2 कम करने थे, हमने 2-2 बढ़ा दिए ना इधर। विषम अंक में एक कम करना था, सम अंक में 2-2 कम करने थे। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो 6, 4, 10 और 2 कितना हो गया? 12 जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो सारे के सारे अंकों को रिप्लेस करने की नीड नहीं है। अगर आपको बाय चांस सारे अंकों को रिप्लेस करना भी पड़ा इस सारी कंडीशन को फॉलो करते हुए, तो एक तरह का अंक उठाओ, पहले सारे विषम अंक उठा लो, फिर सारे के सारे सम अंक उठा लीजिए। ठीक है, चलो अगला। फिर से देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया और अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस है, नहीं करना, कभी भी नहीं करना, सेकेंड राउंड में जाके अटेम्प्ट करो। पजल अगेन सेकेंड राउंड में जाके अटेम्प्ट करेंगे, दिख रहा है ना ये पूरा का सेट? ठीक है, ये जरूर अटेम्प्ट करो फर्स्ट राउंड में ही। कहता एक्स वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट क्यू टू रीच पॉइंट आर। कहता एक्स जो है बिंदु क्यू से चलना शुरू करता है, बिंदु क्यू से चलना शुरू करता है पश्चिम दिशा में, कितने मीटर के लिए? 8 मीटर के लिए। 8 मीटर वो पश्चिम में गया और बिंदु आर पर पहुंचा। ठीक है, ये 8 मीटर है। उसके बाद ही टेक्स लेफ्ट टर्न फ्रॉम पॉइंट आर एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच पॉइंट एस। यहां से उसने एक बायां मोड़ लिया, पश्चिम दिशा में लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, एक बायां मोड़ लिया और कितना चला वो? 10 मीटर चला टू रीच पॉइंट एस, ये बिंदु एस हो गया यहां पर। उसके बाद क्या हुआ? ही टेक्स अ राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट एस एंड वॉक्स 12 मीटर टू रीच पॉइंट टी। इस बिंदु एस से उसने क्या किया? एक दायां मोड़ लिया, तो साउथ दक्षिण दिशा में बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तो उसने दायां मोड़ लिया और कितना चला? 12 मीटर चला। ठीक है, किस पॉइंट पर पहुंचने के लिए? बिंदु टी पर पहुंचने के लिए। उसके बाद देखिए ही टेक्स अनदर राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट टी एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट यू। यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया, तो पश्चिम दिशा में दायां ऊपर की तरफ होगा, दायां मोड़ लिया और कितना चला? 6 मीटर। अब देखिए डायमेंशंस का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर ये 10 है तो ये 6 है, तो इसको स्प्लिट कर लो। ठीक है, स्प्लिट कर लीजिए, मतलब ये पूरा 10 कैसे डिवाइड होगा? 6 और 4 में। क्या पता आपको किस पॉइंट की नीड पड़ जाए, तो ऐसे चेक पॉइंट्स लगा दीजिए, स्प्लिट कर दो। उसके बाद ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम पॉइंट यू एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच हिज होम। यहां से उसने एक बायां मोड़ लिया। ठीक है, जगह मेरे पास कम है, तो ये कितना हुआ? 8 मीटर, और ये घर हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है,
और ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट। समझ आ गया? तो क्योंकि बिंदु यू से उसने एक बायां मोड़ लिया था, बायां मोड़ उत्तर दिशा में जैसे आपका राइट लेफ्ट है उसका भी राइट लेफ्ट सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फ्रेम बना। अब इससे रिलेटेड देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ही क्वेश्चन गिवन है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट यू विद रिस्पेक्ट टू आर। यू की दिशा बतानी है आर के संदर्भ में। तो यू जो है वो आर के संदर्भ में देखो कहां पर अवेलेबल है, साउथ वेस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एक्स होम, पॉइंट टी और एक्स के होम के बीच में, एक्स का घर ये था, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये लेंथ निकालनी है। तो ये देखो परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 8, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, 6 और 8 के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट कितना आता है, हमेशा 10। तो ये डायरेक्ट आंसर मार्क कर दीजिए बी ऑप्शन। अदरवाइज इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 6 का वर्ग 36 हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया, जैसे सभी कर रहे होंगे वैसे कर लीजिए, टोटली आपका वेस्ट हो रहा है टाइम। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। 3 और 4 से 5 आता है, 6 और 8 से 10 आता है, 5 और 12 से 13 बनता है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ये टिप्स पे होंगे आपके। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स, पूरी की पूरी जर्नी बतानी है कितने किलोमीटर की उसने ट्रेवल की है एक्स ने। तो 10 और 8 18 और 12 कितने हो गए, 40 और 14 कितने हो गए, यही हुआ ना, 10 और 8 अच्छा 30, 30 और 14 कितने हो गए, 44 मीटर, 44 मीटर उसने जर्नी ट्रेवल किया ओवरऑल। फिर से आगे देखो, चौथा पांचवा क्वेश्चन है ये, आ सकता है। तो ये मान के चलिए आपको 20 कम से कम क्वेश्चन तो सिटिंग और पजल के ही आने वाले। लो भाई, अब हमारा सिटिंग और पजल का केस ही पेंडिंग रह गया। अब यहां पर भी चॉइसेस आपके एंड से रहेंगी, जो मन में आए पहले आप पिक कर लीजिए। आपको पता है किस किस नेचर के आपको क्वेश्चन यहां पर दिखे हैं। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही करवा रहा हूं, जो जो हमारे पास पेंडिंग थे क्वेश्चन, आप अपने बिहाफ पे जो आपको इजी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल है, क्योंकि आपको पता है कि कौन से टाइप के पजल और सिटिंग आपको ट्रिकी लगते हैं। कईयों को स्क्वायर टेबल से डर लगता है, कईयों को इन और आउट वाले क्वेश्चन से डर लगता है। ठीक है, पैरेलल रो से कईयों को डर लगता है, समांतर पंक्तियों वाला, कईयों को फ्लोर बेस्ड पजल या बॉक्स बेस्ड पजल से डर लगता है। तो किस चीज में आप लैक कर रहे हो, कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आपको पता है, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन पहले पिक कर सकते हो। मैं आपको जो जो पेंडिंग है सीक्वेंस वाइज वो सारे के सारे बता देता हूं। तो यहां पर हमें दिया गया है, कहता 9 बॉक्सेस हैं, अरेंज किए गए हैं एक के ऊपर एक। तो पहली कंडीशन देखिए क्या गिवन है, कहता मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो द बॉक्स टी। टी के नीचे की तरफ 4 से ज्यादा बक्से रखे गए हैं। अब 4 से ज्यादा बक्से रखे गए हैं तो कम से कम 5 तो रखे ही जाएंगे। 4 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 5 6 7 8, 4 ही केसेस बनते हैं। ठीक है, तो हम 5 तो मान के ही चलते हैं, 4 से ज्यादा 5 तो मान के ही चलते हैं, कम से कम इतने तो होंगे। 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटल बक्से कितने हैं 9। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में 3 बक्से रखे गए हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखना, अब यहां पर टोटल बक्से कितने हो चुके हैं 6। अगर मैं टी और एस के बीच में 3 बक्से रखता भी हूं और एस को मैं टी के अबव में रखता हूं, तो बक्सों की संख्या बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर 3 बक्से रखोगे फिर एस को बिठाओगे, फिर टोटल 10 बक्से हो जाएंगे ना। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि टी और एस के बीच में अगर 3 बक्से रखे गए हैं तो एस को टी के नीचे की तरफ अरेंज किया गया था। ओके, आगे नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एक्स, एस इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो एक्स। कहता है जितने बक्से एस से ऊपर रखे गए हैं उतने ही बक्से एक्स के नीचे भी रखे गए हैं। अब मुझे नहीं पता एस के ऊपर कितने रखे गए हैं, तो यहां पर आपको केसेस क्रिएट कर लेने हैं, नहीं तो आगे बढ़ लो। जब तक सारी कंडीशंस कंप्लीट ना हो जाए तब तक केसेस नहीं बनाना चाहते हो मत बनाओ, पहले सारे का सारा डाटा कलेक्ट कर लो। आगे गिवन है Z इज प्लेस्ड 2 प्लेसेस अबव बॉक्स V। Z को V के 2 बक्से ऊपर रखा गया है, मतलब दोनों के बीच में 1 का गैप है। और V के बारे में इंफॉर्मेशन है विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स R, V को R के जस्ट ऊपर रखा गया है। तो ये सीक्वेंस सेम रहेगा, R के जस्ट अबव में V आएगा, फिर 1 के गैप में बक्सा Z आ जाएगा। U एंड S आर नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, U और S को एक साथ नहीं रखा गया। ठीक है जी। Y इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स W, Y का जो Y बक्सा जो है वो W के ऊपर रखा गया है, बट प्लेस्ड बिलो बॉक्स V। Y W के ऊपर है बट V के नीचे है।
y w के ऊपर है बट किसके नीचे है, v के नीचे है। ठीक है, चलो इमीडिएट बिलो, इमीडिएटली अबव कुछ भी डाटा नहीं गिवन था। ले दे के फिर क्या रहता है, यहीं से ही आपका क्वेश्चन शुरू होगा, क्योंकि और तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। अब यहां पर केसेस कैसे क्रिएट करने हैं ध्यान से समझना। पहली स्टेटमेंट उठाओ, टी के नीचे कितने बक्से रखे गए थे, कम से कम 5 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है 4 से अधिक बक्से रखे गए हैं, हम मान के चलते हैं कम से कम 5 बक्से हैं। ठीक है, बाकी टी के अबव में होंगे, पहला केस मैं ये मान के चलता हूं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, छठा ये हो गया। मान लेते हैं 3 बक्से रखे गए हैं और टी के अबव में हो गए, देखो 9 बक्से। तो जितने एस के अबव हैं उतने एक्स के बिलो हैं। एस के अबव में देखो कितने हैं, 7, तो एक्स के बिलो में भी 7 आएंगे। पहला केस ये बन गया। दूसरा केस ध्यान से समझना, टी यहां पर था तो 1 2 3 4 5 बक्से रखे गए थे टी के बिलो में, कम से कम 5, और एस मुझे यहां पर अवेलेबल हुआ। अगर टी के अबव में 3 ना होके 2 बक्से होते, ये देखो 2 बक्से होते और एस के बिलो में एक और बक्सा रख दो, देखो टोटल 9 हो गए। हम पॉसिबिलिटी मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि टी के बिलो में कम से कम 5 तो होने ही चाहिए, 6 भी तो हो सकते हैं, 7 भी हो सकते थे, 8 भी हो सकते थे। ठीक है, चलो वो केसेस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एस के बिलो में देखो कितने हैं, 2, एस के अबव में कितने हैं, 6, तो एक्स के बिलो में भी 6 होने चाहिए। तो 6 पोजीशन छोड़ के यहां पर तो एक्स आ ही नहीं सकता, तो ये वाला केस कैंसिल। मान लेते हैं टी के अबव में 1 बक्सा रखा गया है और बाकी 7 बक्से रखे गए हैं टी के बिलो में, हो गए 9। अब एस के अबव में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो एक्स के बिलो में भी 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, यहां पर कौन आ गया, एक्स आ गया, क्योंकि जितने एस के अबव में हैं उतने ही एक्स के बिलो में भी आने चाहिए। एक फाइनल केस मान लेते हैं, कौन सा, अगर टी और एस के बीच में देखो 3 बक्से थे और सारे के सारे कम से कम 5 होने चाहिए थे ना, मैं कहता हूं 8 के 8 बक्से जो हैं वो टी के बिलो में, ये देखो, तो जितने एस के अबव में हैं उतने एक्स के बिलो में होने चाहिए। बट एस देखो यहां पर मिडल में आ रहा है, एस के अबव में अगर 4 हैं, बिलो में भी 4 हैं, तो एक्स के अबव और बिलो में भी 4 आने चाहिए, बट एक ही जगह के ऊपर एक्स और एस कैसे आ सकते हैं, तो ये वाला केस आपका कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो कंडीशंस को वैलिड बनाते हैं इसके बिहाफ पे। आर के जस्ट अबव में वी चाहिए, तो यहां से कंक्लूजन निकला कि दोनों एक साथ अवेलेबल होने चाहिए, तो 2 कंसेक्यूटिव पोजीशन अवेलेबल होने चाहिए आर और वी के लिए। यहां तो आ नहीं सकते, यहां से शुरू करते हैं। देखो अगर मैं आर को यहां ले लेता हूं बॉटम मोस्ट प्लेस पे, तो आर के जस्ट अबव में वी, एक के गैप में जेड चाहिए ना, बट यहां तो ऑलरेडी एस है, तो अगर हमें आर को यहां पर ही अरेंज करना पड़ेगा, जस्ट अबव में वी और एक के गैप में कौन आ जाएगा, यहां पर जेड आ जाएगा। ओके, बट यहां पर देखिए वी के बिलो में कितने बक्से आने चाहिए थे, 2, कौन कौन से, वाई और डब्ल्यू। क्या वी के बिलो में वाई और डब्ल्यू दोनों अरेंज कर पाओगे आप, तो ये वाला केस कैंसिल। सिमिलरली यहां पर आ जाइए, आर यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि आर और वी को एक साथ बिठाना है ना, तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं बैठे होंगे आर और वी, तो आर यहां पर आ नहीं सकता, वी आ जाएगा नो डाउट, बट एक के गैप में यहां जेड चाहिए ना हमें, तो आर के लिए पोजीशन फिक्स हो गई ये, वी यहां पर आ गया, एक के गैप में यहां पर कौन आया, जेड आया। यू और एस एक साथ नहीं है, तो यू के लिए पोजीशन ये बची, डब्ल्यू के अबव में आना चाहिए वाई, तो डब्ल्यू के अबव में वाई यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। देखो अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन आती है ना, रिकॉर्डेड सेशन है, रिवाइंड करके देख लिया करो, और डबल स्पीड के साथ देखो। मैं ये नहीं कहता हूं कि नॉर्मल स्पीड के साथ ही देखो, आप ऑलरेडी जो है सारी टाइप्स को लेके अवेयर हो चुके हैं, सब कुछ आता है आपको, सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा ना, तो डबल स्पीड के साथ देखो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से जल्दी खत्म करो जितना हो सके। पहला क्वेश्चन, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल में कौन बैठा हुआ है, वी, 4 ऊपर 4 नीचे की तरफ। हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन जेड एंड आर, जेड और आर के बीच में बक्सों की संख्या, ये 2 बक्से हैं। चलो उसके बाद देखिए क्या गिवन है, इफ बॉक्स यू इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स डब्ल्यू, अगर यू को डब्ल्यू के जस्ट नीचे रखा जाए यहां पर, ठीक है, तो क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन यू एंड टी, तो यू और टी के बीच में बक्सों की संख्या, टी यहां पर है, यू यहां पर हो जाता, तो 1 2 3 4 5 बक्से आते, 5, none of these, ऑप्शन में ही नहीं गिवन। द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड एस,
टी और एस में रखे बक्सों की संख्या सेम है जितने डैश और डैश में है। तो पहले देखो टी और एस में है कितने बक्से, टी और एस में 3 बक्से हैं, तो ऑप्शन के थ्रू देखो किस में 3 बक्से आ रहे हैं। कहता एक्स और एस में भी 3 है, एक्स और एस में 3 आ रहे हैं, चेक करो। एक्स यहां पर है, एस यहां पर है, नहीं 3 नहीं है। यू और टी में चेक करो 3 है, नहीं 2 आ रहे हैं। टी और जेड में चेक करो, टी और जेड में तो कोई है ही नहीं। एस और वाई में चेक करो, हाँ जी एस और वाई में भी कोई नहीं है, तो आंसर आ गया ई। आर और एक्स में देख लेना 3 बक्से आ रहे होंगे, ये देखो। ठीक है, चलो कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। पहला, U इज प्लेस्ड अबव बॉक्स V, U को V के ऊपर रखा गया है, जी बिल्कुल ठीक है। मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Z एंड R, Z और R के बीच में 2 से ज्यादा बक्से हैं, नहीं सिर्फ 2 ही बक्से थे, गलत, हमें सही वाला बताना है। नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द S, S के नीचे कुछ भी नहीं रखा गया, रखा तो गया है एक, तो सिर्फ और सिर्फ आपका पहले वाला कथन जो था वो सही था। ठीक है, चलो और देखिए कौन सा सेट रहा, एक ये वाला ईयर बेस्ड पजल। कहता 8 पर्सन है, डिफरेंट ईयर्स में वो पैदा हुए थे, उन ईयर्स के नेम दे दिए गए, और जो बेस ईयर काउंट कंसीडर किया गया है वो है 2023। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईयर्स को प्रायोरिटी दे देते हैं, क्योंकि यहां पर ईयर्स का जो सीक्वेंस है एक डेफिनेट ऑर्डर में है। तो 1996 सबसे बड़े ईयर से लेके सबसे छोटे ईयर तक वैल्यू में जाते हैं एज वाइज। 96 के बाद कौन सा गिवन है, 98, 98 के बाद आ रहा है 2000, फिर उसके बाद गिवन है 2001, 2003, 2004, 2006 और 2007, 7 ही है ना, हाँ। बेस ईयर हमें यहां पर कितना गिवन किया गया है, 2023। अब देखिए जब भी आपके सामने कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है फ्लोर बेस्ड ईयर बेस्ड पजल, तो स्टार्टिंग में ही आपको इस तरह से टेबल बना के रख लेने हैं, जस्ट फॉर द केस ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्या पता आपको संभावनाएं बनाने की नीड पड़ जाए, केसेस बनाने की नीड पड़ जाए। ओके, हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल इंफॉर्मेशन पे अप्रोच करने से पहले ही ये काम कर लेना है। ओके, चलो 2023 बेस ईयर है, तो अगर कोई पर्सन 2007 में पैदा हुआ है 23 साल तक 16 साल का रहेगा। फिर ये 2006 में है तो ये 17, ये 2004, 2-2 साल बढ़ते जा रहे हैं, ये 19 हो गया। ये 1 साल कम है तो पिछला साल है तो ये 20 साल हो गया, ये 22 साल, ये 23 साल, 2 साल बढ़ा 25, और ये 2 साल बढ़ा तो ये कितना आ गया, 27 हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या कहता है, कहता है एट मोस्ट 1 पर्सन इज ओल्डर टू S, S से बड़ा ज्यादा से ज्यादा एक ही पर्सन होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा S से बड़ा एक ही पर्सन है तो S या तो 25 साल का है या तो S 27 साल का है। ज्यादा से ज्यादा मतलब एक का मतलब क्या पता कोई भी ना हो। 2 persons वर बोर्न बिटवीन S एंड Y, S और Y के बीच में 2 पर्सन पैदा हुए थे, 2 केसेस बन गए। T जो है वो Y से जस्ट पहले तो पैदा हुआ है, बट वो ओड नंबर्ड ईयर में भी पैदा हुआ है। ठीक है, T Y से जस्ट पहले पैदा हो रहा है और ओड नंबर ईयर भी है। अगर यहां पर Y से जस्ट पहले T पैदा हुआ है तो T सन 2000 में, वो तो एक सम संख्या वाले ईयर में पैदा हुआ है, तो यहां पर ये वाला केस आपका कैंसल। समझ आ गया होगा। U इज 4 years older टू W, U जो है वो W से 4 साल बड़ा है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, अगर U W से 4 साल बड़ा है तो ऐसे एजेस देखिए जिसमें 4 साल का डिफरेंस हो। 27 और 23 4 साल का डिफरेंस है, 25 के साथ 21 नहीं है, 23 के साथ देखो 4 साल का डिफरेंस 19 भी है, 22 के साथ 18 नहीं है, 20 के साथ 16 भी है। कितने केसेस बन रहे हैं, 3। बस इतना मान के चलिएगा कि U जो है या तो वो 27 साल का है या वो 23 साल का है, या U जो है, और तो कोई केस आ ही नहीं सकता, 2 ही केसेस बनेंगे। U 20 साल का हो नहीं सकता ना, तो U या तो 27 साल का है, U या तो 23 साल का है। अगर U 27 साल का है तो W 23 साल का है, तभी 4 साल का डिफरेंस होगा, और U W से 4 साल बड़ा है। अगर U 23 साल का है तो W जो है वो 19 साल का होगा। बाकी चीजें कॉपी पेस्ट कर दो, हमारे 2 केसेस बन गए। ठीक है, इसको हमने यूज कर लिया। Z इज ओल्डर टू X एंड जस्ट यंगर टू V, Z जो है वो X से तो बड़ा है, बट बिल्कुल किससे छोटा है, V से। अब V से छोटा Z है, एक साथ आएंगे तो V और Z एक साथ आएंगे तो यही केस रहेगा, बट X कहां बिठाओगे, तो ये केस कैंसिल हो गया। तो V Z X, इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बची। ठीक है, चलो
क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज बोर्न इन द ईयर 2000? 2000 में कौन पैदा हुआ है? डब्ल्यू। वी किस साल में पैदा हुआ है? हाँ जी, वी देखो वो सन 2004 में पैदा हुआ। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एस 1996 में पैदा हुआ, 1996 गलत। वी 1998 में पैदा हुआ, गलत। डब्ल्यू जो है ओल्डेस्ट है, एज में सबसे बड़ा कैंडिडेट, गलत। एक्स पैदा हुआ है 2004 में, एक्स 2007 में पैदा हुआ, गलत। तो ये वाला सही, ही इज ओल्डर देन एस, मजबूरी है, यही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल। कितने पर्सन पैदा हुए हैं जेड और डब्ल्यू के बीच में? तो जेड और डब्ल्यू के बीच में 1 2 3 पर्सन पैदा हुए हैं, 3। हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन अमंग देम? बुजुर्ग व्यक्ति कौन है सबसे बड़ा एज में? यू जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है। चलो ये भी हो गया पजल। ये वाला करते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वाला। इसको हो सके तो एंड के लिए ही रख के चलना, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, सभी का फेस उत्तर दिशा की तरफ है। तो पहली इंफॉर्मेशन कहता है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। सी जो है वो एच के बाईं और तीसरे प्लेस पे है, तो एच के बाईं और तीसरे प्लेस पे यहां पर सी आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड टी, और अगली ही इंफॉर्मेशन गो थ्रू। देखो सिटिंग पजल में ना एक एक दो दो इंफॉर्मेशन इकट्ठी उठा के चलो। अगली इंफॉर्मेशन आपको टी से रिलेटेड है कि टी जो है वो ई के बाईं और दूसरा है, और ई जो है वो जस्ट लेफ्ट ऑफ एक्स है। इन दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ उठाते हैं, क्या कि 3 पर्सन है एच और टी में, तो 1 2 3, टी यहां पर आ गया। दूसरा केस टी एच के दाईं ओर भी तो हो सकता था, और टी कहां बैठा है? ई का सेकंड लेफ्ट। अगर टी ई का सेकंड लेफ्ट है तो ई टी का सेकंड राइट होगा, यहां पर भी ई टी का सेकंड राइट होगा। और ई के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी? वो एक्स के जस्ट बाईं ओर है, तो एक्स ई के जस्ट दाईं ओर होगा। समझ आ गई कंडीशंस? चलो विजिबल हो रहा है ना आपको, ठीक है। आगे देखिए, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, और डब्ल्यू जो है वो ई के दाईं ओर है। दो इंफॉर्मेशन इकट्ठी उठा ली। डब्ल्यू और एक्स के बीच में 1 पर्सन है, डब्ल्यू ई के दाईं ओर है। डब्ल्यू और एक्स के बीच में 1 पर्सन है, तो डब्ल्यू यहां तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डब्ल्यू ई के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो डब्ल्यू यहां पर हुआ। उसके बाद डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, डी पी का सेकंड लेफ्ट है, ना तो पी डिफाइंड है ना तो डी डिफाइंड है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एंड आया तो किसके बारे में बात हो रही है? डी के बारे में, कि डी जो है वो डब्ल्यू का दायां तीसरा है, डब्ल्यू का दायां तीसरा डी, और किसके बाईं और दूसरे प्लेस पे था? पी के, तो पी यहां पर आया। डब्ल्यू का दायां तीसरा डी और पी का बायां दूसरा डी अवेलेबल है, ठीक है। डब्ल्यू डी पी भी अरेंज हो गए। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हु सिट्स जस्ट राइट टू सी। एस एफ का बायां तीसरा है, और एफ के बारे में इंफॉर्मेशन है वो राइट है सी के, सी के तत्काल राइट में दाईं ओर, तो यहां पर एफ आ नहीं सकता। सी के तत्काल दाईं ओर यहां पर एफ आ गया, और एफ के बाईं ओर तीसरे प्लेस पे कौन अवेलेबल है? एस अवेलेबल है। 1 2 3, ध्यान से काउंट करिएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी। कहता है जितने पर्सन एस और टी के बीच में है वो एक ज्यादा है, किससे? जितने पी के दाईं ओर में है। एस और टी के बीच में देखो कितने पर्सन आ रहे हैं, 5 6 7 8। एस और टी के बीच में अगर यहां पर 8 पर्सन आ रहे हैं तो ये एक ज्यादा है, किससे? जितने पी के दाईं ओर है। तो मतलब के पी के दाईं ओर 7 पर्सन बैठे थे, तभी तो इससे एक ज्यादा एस और टी के बीच में आ रहे हैं। आगे, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के बाईं ओर कोई बैठा ही नहीं है, मतलब ये डेड एंड है। एस एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रहा है, बाईं छोर पे। क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्सन बताने हैं एफ और एस के बीच में कितने हैं। हाँ जी, एफ और एस के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन आ रहे हैं, 2। कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब देखो अगर आपको ये ऑप्शन के थ्रू करना पड़े ना, तो 4th या 5th ऑप्शन पहले उठा सकते हो। जैसे 5th ऑप्शन से शुरू करें, ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ई टी का सेकंड राइट है। लकीली हमें 5th ऑप्शन ही आंसर मिल गया। बस देख लेना बाकी ऑप्शंस क्लैश तो नहीं कर रहे, बोथ ई एंड सी, फिर हमें सी ऑप्शन भी देखना पड़ता। बाकी आपको ये पता है, एक्सपीरियंस ले रखा है आपने कि ऑप्शन किस किस नेचर के आते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन इन द रो में कितने पर्सन है? देखो 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 और 7 27 पर्सन बैठे हैं पूरी पंक्ति में। एक्स और डी के बीच में कितने पर्सन है? हाँ जी, एक्स और डी के बीच में 1 2 3 4 पर्सन है, 4।
सी ऑप्शन। और एक ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये आखिरी होगा, नहीं 2 पड़े हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। 5 सिटिंग पजल के क्वेश्चन आए थे पिछले साल। चलो देखिए, कहता 7 पर्सन है, 7 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में वो बिलोंग भी करते हैं। 7 से लेके 1, बॉटम मोस्ट को नंबर 1 दिया गया है। कई बार ध्यान रखिएगा, यहां पर टॉप मोस्ट को नंबर 1 भी दिया जाता है, यहां बॉटम मोस्ट को नंबर 1 दिया गया है। तो 7 6 5 4 3 2 1। चलिए प्रॉपर टेबल बना लिया हमने। 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, किस किस के लिए, यहां पर एक पर्सन अरेंज होगा, फिर दूसरे कॉलम में सिटी। तो 2 केसेस भी बनाने के लिए हम टेबल प्रॉपर बना लेंगे, क्या पता इसकी नीड ना पड़े, सेफ साइड लेके जगह। चलिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए माइंड, और माइंड कहां डिस्ट्रैक्ट होता है, जब आप एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी या केस बनाने बैठते हैं। V lives 2 floors above the one who belongs to Norway and live on prime numbered floor। पहली कंडीशन, V जो है वो जो नॉर्वे से बिलोंग करता है ना पर्सन, उससे 2 फ्लोर ऊपर रहता है, और V के बारे में इंफॉर्मेशन है वो प्राइम नंबर्ड फ्लोर पे है। अगर वो प्राइम नंबर्ड फ्लोर पे है तो प्राइम नंबर कौन कौन से यहां पर अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7, 4 केसेस बन जाएंगे। छोड़ो, अभी नहीं बनाएंगे। मोर देन 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन V एंड द वन हु बिलोंग्स टू कैनेडा। कहता जो पर्सन V और कनाडा से बिलोंग करता है उनके बीच में नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने आने चाहिए, मोर देन 2, 2 से ज्यादा फ्लोर्स का गैप होना चाहिए। गैप 3 का भी हो सकता है, 4 का भी, बट कम से कम 2, मतलब 3 या 3 से ज्यादा का ही होगा। Q बिलोंग्स टू इजिप्ट एंड लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो द वन हु बिलोंग्स टू कैनेडा। Q जो है वो इजिप्ट से बिलोंग करता है और वो उस पर्सन के 3 फ्लोर नीचे है जो कनाडा से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सपोज कनाडा से बिलोंग करने वाला कोई पर्सन है, वो हमें पता नहीं है कहां पर आएगा, उससे 3 फ्लोर नीचे कौन आएगा, Q। ठीक है, मतलब 2 फ्लोर का गैप है और वो इजिप्ट से बिलोंग करता है। उसके बाद R लिव्स जस्ट अबव द वन हु बिलोंग्स टू जापान। R उस पर्सन के जस्ट ऊपर की तरफ रहता है जो जापान से बिलोंग करता है, कहीं भी आ सकता है जापान से बिलोंग करने वाला। नंबर ऑफ पर्संस लिव बिलो P इज सेम एज लिव अबव U। कहता है जितने P के बिलो में है उतने U के अबव में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वल है, जितने P के बिलो हैं नीचे की तरफ उतने ही U के अबव में है। और U के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, U हु लिव्स जस्ट बिलो S, और U जो है वो S के जस्ट बिलो रहता है नीचे की तरफ। नेक्स्ट, द वन हु बिलोंग्स टू चाइना लिव्स जस्ट अबव द वन हु बिलोंग्स टू इंडिया। जस्ट अबव द वन, चाइना से जो पर्सन बिलोंग करता है वो इंडिया से बिलोंग करने वाले पर्सन के जस्ट ऊपर रहता है। लो भाई, कोई भी फिक्स्ड कंडीशन नहीं थी, केसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो चॉइस आपके सामने है, कौन सी इंफॉर्मेशन पहले पिक करनी है, कौन सी बाद में, सीक्वेंस वाइज ही उठा ले। V जो है वो प्राइम नंबर्ड फ्लोर पे है और V और 1 के गैप में नॉर्वे होना चाहिए, तो V जो है वो सेकंड फ्लोर पे तो आने से रहा, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि 1 का गैप नॉर्वे नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखिए। तो V के लिए कितने केसेस बन सकते हैं, 3, 2 बनेंगे। कौन कौन से, V 7th फ्लोर पे भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि V और कनाडा, माय मिस्टेक, हो सकता है V जो है यहां पर हो सकता है, तो यही सही केसेस बनाना क्रिएट कर सकते हैं। अगर V यहां पर होता तो नॉर्वे के बीच में 1 का गैप होता और V और कनाडा के बीच में कम से कम 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए। कम से कम 2 फ्लोर का गैप मतलब मैं 3 फ्लोर का गैप मान के यहां पर कनाडा अरेंज करता हूं। लकीली V यहां पर आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कनाडा और Q के बीच में 2 फ्लोर का गैप कहां से मेंटेन करेंगे, मतलब V जो है वो 7th फ्लोर पे भी नहीं आएगा। तो V कौन से फ्लोर से शुरू करें, 5th पे होगा या तो 3rd पे होगा, प्राइम नंबर फ्लोर तो यही बचे। V यहां पर है तो नॉर्वे से बिलोंग करने वाला पर्सन यहां से होगा, V यहां पर है तो नॉर्वे से बिलोंग करने वाला पर्सन यहां पर आएगा, क्योंकि नॉर्वे से बिलोंग करने वाले के 2 फ्लोर ऊपर बैठा हुआ है V और कनाडा के बीच में 2 से ज्यादा फ्लोर्स का गैप है। V अगर यहां पर है तो 2 फ्लोर का गैप एग्जैक्ट आएगा, हमें 2 से ज्यादा फ्लोर्स का गैप चाहिए, तो 1 2 3। कनाडा यहां नहीं ले सकते क्योंकि कनाडा के बिलो में Q को भी अरेंज करना है, तो हमें
मजबूरी में कनाडा से बिलोंग करने वाला पर्सन सिर्फ यहीं बिठाना होगा। ये केस आपका कैंसिल हो रहा है। देखो 2 फ्लोर से ऊपर का गैप हो गया, और कनाडा 3 फ्लोर नीचे कौन बैठा हुआ है, 2 फ्लोर के गैप में कौन बैठा हुआ है, क्यू, और क्यू जो है वो इजिप्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, ये वाला केस भी यूज कर लिया, ये वाली कंडीशन भी हो गई। उसके बाद देखिए क्या क्या गिवन है कि जापान के जस्ट अबव में किसने आना है, आर ने आना है। जापान यहां नहीं आ सकता, जस्ट अबव आर नहीं आएगा। जापान यहां नहीं आ सकता, जस्ट अबव आर आएगा। जापान यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड अगर केस बन रहा है तो बना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक देखा जाए तो एक ही केस बन रहा है हमारा, एक तो इंस्टेंटली एलिमिनेट हो गया था। तो अगर जापान वाला पर्सन यहां पर है तो जस्ट अबव आर यहां पर आ जाएगा। ओके, और एस और यू के लिए हमारे पास पोजीशंस भी अवेलेबल है। दूसरा, जापान वाला पर्सन यहां भी तो आ सकता है, जस्ट अबव में कौन आ जाएगा, आर। बाकी कॉपी पेस्ट कर लो। ये कनाडा ऑलरेडी अवेलेबल था, ये क्यू इजिप्ट से बिलोंग करता है, उसके बाद यहां पर वी आ गया, और यहां पर क्या था, नॉर्वे। ये भी यूज हो गया हमारा। जितने यू के अबव में है उतने पी के बिलो में है, और एस के जस्ट बिलो में यू ने आना है। अगर एस के जस्ट बिलो में यू ने आना है तो इस केस में सिर्फ यही एक कंडीशन पेंडिंग रही, जितने यू के अबव में है उतने पी के बिलो में भी हो गए। दोनों को पकड़ के अरेंज कर दिया मैंने। अब एस के बिलो में अगर मैं यू यहां पर बिठा देता, अगर यू यहां पर है तो यू के अबव में कितने हैं, 6 पर्सन, तो पी के बिलो में भी 6 होने चाहिए, तो पी टॉप पे आना चाहिए था, नहीं आ सकता। तो एस और यू हमें यहां अरेंज करने पड़ेंगे। यू के अबव में 2 हैं तो पी के बिलो में भी 2 होने चाहिए, तो 2 के गैप में ऑलरेडी वी आ रहा है, तो ये वाला केस आपका कैंसिल। ठीक है, इंडिया के जस्ट अबव में चाइना यहां पर अवेलेबल होगा। दिल पे मत लेना, चाइना इंडिया से ऊपर है, पजल सॉल्व कर रहे हैं बस, अरेंजमेंट है, बाकी ज़्यादा फीलिंग नहीं लेनी है। ठीक है, देश प्रेमियों को। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक कंट्री रह गई और एक आपका पर्सन रह गया यहाँ पर। 5th फ्लोर पे कौन रह रहा है, हाँ जी 5th फ्लोर पे कौन रह रहा है भाई, TVU, मतलब पेंडिंग पर्सन टी था। ठीक है, टी रह रहा है, बट ये देखो बोथ ए एंड सी ऑप्शन भी गिवन है। सी में क्या है, जो जापान से बिलोंग करता है, जी बिल्कुल ठीक है, तो बोथ ए एंड सी आपको मार्क करने होंगे। जल्दबाजी में टी को मार्क मत कर देना अकेला। कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, आर। कौन सी कंट्री रह गई भाई, ऑस्ट्रेलिया रह गई, तो आर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, ई ऑप्शन। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एस एंड कनाडा, ये नहीं पढ़ने की जरूरत। एस और कनाडा के बीच में कितने पर्सन रह रहे हैं, 1 2 3 4 पर्सन रह रहे हैं, 4, डी ऑप्शन। विच कंट्री डज द पर्सन ऑन द 3rd फ्लोर बिलोंग्स टू, तीसरी मंजिल पे जो पर्सन रहता है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, चाइना से। इफ ऑल द पर्सन लिव इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे नीचे तक वर्णनानुक्रम अरेंज होते हैं अगर सारे के सारे, तो कितने पर्सन ऐसे हैं जो सेम पोजीशन पे रहेंगे, एक्सक्लूडिंग पी। पी को कंसीडर नहीं करना। तो चेक करते रहो कौन कौन सेम पोजीशन पे आ रहा है, पी को छेड़ना ही नहीं है। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, कोई भी सेम पोजीशन पे नहीं आ रहा, आंसर वुड बी नन। पी को एक्सक्लूड करना था, ध्यान से, ये काफी बार आपको गिवन किया जाता है क्वेश्चन के अंदर। चलो एक लास्ट सेट रह गया, इसे भी खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है, सारे के सारे पर्सन एक बैठे हैं अराउंड द टेबल, कुछ इनसाइड है और कुछ आउटसाइड है। देखो जब भी इन और आउट, या मैं कह सकता हूं ऑफिसर स्केल का एग्जाम है, कभी भी सिटिंग पजल का केस आए 2-3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेना, क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी बनाए आपका क्वेश्चन आपको नहीं गिवन होगा। चांसेस आर देयर कि आपकी यहां पर नंबर ऑफ केसेस या पॉसिबिलिटीज पक्का बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, तो पहले ही केसेस ड्रॉ करके चलना, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एस सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ पी एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन। एस पी के दाईं ओर तीसरा है, तो पी बताया पहले इनवर्ड, दाईं ओर तीसरा एस, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दूसरे केस में पी को बनाया आउटवर्ड, दाईं ओर तीसरा एस भी क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा, बाईं ओर। आर सिट्स अपोजिट टू एट पी बट बोथ फेस द अपोजिट डायरेक्शन। आर पी के विपरीत है बट दोनों का फेस विपरीत दिशा में है। अगर ये इन है तो वो आउट हो गया, अगर पी आउट है तो आर जो है वो इनवर्ड होगा। ठीक है, आगे एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। एल आर के बाईं ओर दूसरा है, सॉरी दाईं ओर दूसरा, सेकंड राइट है ना, हाँ। एल यहां पर आ गया, इस केस में एल यहां पर आ गया।
पकड़ बना लो राइट और लेफ्ट के ऊपर। अगर आप राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज होते हो फिर एक्सपेक्ट मत करना सारे सिटिंग हो जाएंगे, नहीं होंगे फिर। U सिट्स अपोजिट टू W, और W के बारे में इंफॉर्मेशन है सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। U W के विपरीत है और V के बाईं ओर दूसरा है। पहले तो ऐसी दो पोजीशन देखते हैं जो एक दूसरे के विपरीत वेकेंट हो, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर U यहां पर है तो W यहां पर आ जाएगा, अगर U यहां पर है तो W यहां पर आ जाएगा, और मोर ओवर W जो है वो V के कहां पर बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट। ये गिवन था, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि W और V के बीच में एक सीट का गैप है। तो चाहे W यहां हो चाहे W यहां पर हो, एक सीट के गैप में V आपको यहीं पर ही दिखेगा। सिमिलरली यहां पर भी ये दो पोजीशन W और U के लिए रह गई, एक सीट के गैप में V यहां पर आएगा। चाहे W यहां ले लो, एक का गैप V यहां पर आएगा, W यहां लोगे तो एक के गैप में V यहां पर आ जाएगा। ठीक है, फेस पता चल जाएगा तो राइट लेफ्ट हम जज कर लेंगे। आगे देखिए, इमीडिएट नेबर ऑफ V फेस अपोजिट डायरेक्शन एज V फेसिस। कहता है V जिस डायरेक्शन में फेस करेगा उसके विपरीत ही V के पड़ोसी फेस करेंगे। V के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में होंगे। V इनवर्ड है तो ये वाला इनवर्ड है, बट V क्या होगा, आउटसाइड, क्योंकि V के पड़ोसी V के संदर्भ में विपरीत दिशा में है। यहां पर आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, और V क्या होगा, इनवर्ड। और V का सेकंड लेफ्ट कौन था, W, तो W यहां पर आ गया, उसके विपरीत U। V का सेकंड लेफ्ट W यहां पर आ गया क्योंकि बाहर की तरफ देख रहा है, उसके अपोजिट में आ गया U। एक पर्सन रह गया, उसको यहां अरेंज कर देंगे। आगे देखिए, T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। T W का थर्ड राइट है। अगर T W का थर्ड राइट है तो हमें W को आउटवर्ड फेस करवाना पड़ेगा, बाहर की तरफ। W का थर्ड राइट, तो यहां पर W इनवर्ड होगा, तभी थर्ड राइट पे कौन आएगा, T। एंड नोट एंड इमीडिएट नेबर ऑफ R एंड P। T R और P का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोनों केसेस में। एंड L एंड V फेस इनसाइड। L और V इनसाइड देख रहे हैं, केंद्र की ओर, तो ये वाला केस कैंसिल, V बाहर देख रहा है। V इनसाइड है तो L भी इनसाइड है, यहां से आंसर आ गया। T एंड U फेस द सेम डायरेक्शन। T और U की डायरेक्शन सेम है। लो भाई, बन गई अरेंजमेंट। आसान होती है इन आउट वाली, राइट लेफ्ट पे होल्ड है तो। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, U का बायां तीसरा कौन है, L, B ऑप्शन। हु सिट्स अपोजिट द वन हु सिट्स जस्ट राइट ऑफ T। जो T के तत्काल दाईं ओर है उसके विपरीत कौन बैठा हुआ है, S। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन V एंड R व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ R। जब R के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं तो R और V के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने आ रहे हैं, 4। कौन सा सही है, ऑल आर ट्रू आ गया, देखो फंस गए ना। तो अगर दो ऑप्शन सही हो गए तो हम ऑल आर ट्रू मान लेंगे। T सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। T R का सेकंड लेफ्ट है, बिल्कुल है, देखिए T सेकंड लेफ्ट ऑफ R है, ये वाला तो सही हुआ। ये चेक कर लो, अगर ये गलत हो गया ना तो A ऑप्शन आंसर हो जाएगा, अगर ये सही हो गया तो ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। S एंड U फेस द सेम डायरेक्शन। S और U सेम डायरेक्शन में, सही हो गया ना ये, तो ऑल आर ट्रू मार्क कर दो, क्योंकि दो से ज्यादा ऑप्शन थोड़ा सही हो सकते हैं। चेक कर लो, L एंड W आर इमीडिएट नेबर, ये देखो पड़ोसी हैं, सही है। V एंड T आर फेस अपोजिट डायरेक्शन, V और T की डायरेक्शन अपोजिट है, सही है। ठीक है, हु आर द नेबर ऑफ V। V के पड़ोसी कौन है, P और T। P और T ये बैठे हैं, T और P और T मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये था भाई कंप्लीट मॉक, आपका मेमोरी बेस्ड है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड था। कैसी लगी एक्सप्लेनेशन जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने ही है, जिस भी टॉपिक में अगर आप लैग कर रहे हो वो आपको खुद पता होगा, और रिवाइज करना चाहते हो तो चैनल के ऊपर ही 12 घंटे का एक रिवीजन वीडियो है, पूरे 12 घंटे में पूरी रीजनिंग कन्वे करी हुई है मैंने, हर एक टाइप को कंसीडर किया हुआ है। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगी आपके लिए। अगर किसी भी टाइप में लैग कर रहे हो तो ये वीडियो जाके जरूर देखना, आपकी सारी टाइप्स कवर हो जाएंगी। ठीक है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप चीज़ों में लैग कर रहे हो, किसी भी स्पेसिफिक टाइप में लैग कर रहे हो, ये देख लो। जरूरी नहीं है RRB, किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिली होगी कि कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे थे, कहाँ पर उन्हें ओवरकम करना है, सब कुछ आइडिया लग गया होगा। बस इसी स्ट्रेटेजी को आपको मॉक टेस्ट के अंदर कंटिन्यू करना है। तो इसी तरह मैं आगे भी आपके सामने मेमोरी बेस्ड या जो आपके लिए बेनिफिशियल मॉक्स होंगे वो आपके सामने लाता रहूंगा। ठीक है, जल्दी ही मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ। टेक केयर।